मैंने अब इस फिल्म में अटल जी के व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में अपने स्तर से बांटा। एक अटल जी जिसको मीडिया ने नहीं देखा है, एक अटल जी जिनको मीडिया ने रैलियों में, भाषणों में मीडिया ने और पब्लिक ने सुना है और देखा है, एक अटल जी जो कवि हैं, जो लिखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उम्मीदों की उड़ान के एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड पे। आज हम जिसको मिलने वाले हैं वो एक बहुत ही डीप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से भरी हुई इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक नाम किया है, काफ़ी मेहनत की है। फ्रॉम बीइंग अ कम्प्लीटली अनलिस्टेड एक्टर टू समवन हु इज़ गोइंग टू बी टेकिंग अ बिग शॉट टुडे। उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली है, मैं अटल हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ श्री पंकज त्रिपाठी जी की। थैंक यू सो मच सर, आप हमसे मिलने के लिए टाइम निकाल पाए। धन्यवाद कुंज। सर शुरुआत से शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से आपकी शुरुआत हुई थी। पहली फिल्म कौन सी देखी है आपने जिससे आपको लगा कि मुझे एक्टर बनने का शौक हो सकता है, कुछ ट्राई करता हूँ? नहीं, वो फिल्म देख के मुझे एक्टर बनने का हाँ। शौक नहीं लगा था कि फिल्म देख के हो। ये +2 के टाइम पे थिएटर देख के लगा था कि एक्टिंग करनी चाहिए। ऑडियंस देख के लगा था कि हाँ, थिएटर देख के मैं बतौर ऑडियंस देखा हाँ। था और मुझे अच्छा लगा यदि बहुत अच्छा काम है तो सिनेमा से मैं कभी उतना ज़्यादा प्रभावित और इंस्पायर बहा हुआ नहीं रहा हूँ कि बह गए देख के, अरे बाप रे बाप। यही कारण है कि मैं अभी भी कम फिल्में देखता हूँ। थिएटर में जब आप प्ले देखने गए थे तो ऐसी क्या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ मैं स्टेज पे देखता हूँ खुद को? अरे भाई, लाइव एक अभिनेता 2 आते हैं और वो कुछ सीन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और आप उनको लाइव देख रहे हो और आप इमोशनल हो रहे हो देख के, आपको रोना आ रहा है, आप प्रभावित हो रहे हो कि यार ये तो चमत्कार है। कैमरे पे जो दिखता है वो चमत्कार नहीं है, प्रभाव पैदा करता है चमत्कार का, क्योंकि रिकॉर्ड हुई है, इसमें मिक्सिंग हुआ है, साउंड ऐड हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर आया है। थिएटर में तो आप हैं और सामने अभिनेता है, राइट। तो वहाँ और जादू नहीं, गिमिक्स नहीं है, सीधा कनेक्शन है। इस मीडियम का प्रभाव, फिल्म मीडियम का प्रभाव है कि इसकी रीच बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें टेक्निक इन्वॉल्व है, तो शूट कर लो, एडिट कर लो तो फिर करोड़ों लोग देख सकते हैं दुनिया भर के अलग अलग थिएटरों में, स्क्रीन्स पे। थिएटर की मजबूरी है कि एक टाइम पे एक ही ऑडिटोरियम में 500 ही लोग देखेंगे जी। लेकिन वो जो चमत्कार पैदा करता है ना, वहाँ रीटेक नहीं है। जो हो रहा है सब वन टेक हो रहा है और आपके सामने हो रहा है, आंखों के सामने। तो आपने स्टेज पे पहला कौन सा बड़ा किरदार प्ले किया था जो आपको याद है? भीष्म साहनी की कहानी है, लीला नंदलाल की। उसमें एक आदमी की स्कूटर चोरी हो जाती है और वो पुलिस थाने में जाता है कंप्लेन करने स्कूटर चोरी का। तो वो कहानी में मैंने पहली बार हिस्सा लिया था 95 एंड या 6 में, तो पटना में। उसमें लकीली पहले प्ले में ही बड़ा रोल मिल गया था। डायरेक्टर NSD से आए थे, विजय कुमार उनका नाम है। उसके बाद फिर मैं थिएटर सीख, मतलब फिर वापस बड़े रोल से छोटे रोल पे आ गया और झाड़ू बहारू और धीरे धीरे तो लीला नंदलाल की। तभी से फैसला किया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊंगा? नहीं, तो वो 2-3 साल करने के बाद जब मुझे मज़ा आने लगा और लगा कि यार अब इसी में पेशा बनाना है, फिर सोचना शुरू किया कि कहाँ सीखें। सीखना आवश्यक है। आपका FM, आपका जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे लर्निंग की और सीखने की भी बातें करता होगा, तो बहुत आवश्यक है एक यंग एक्टर्स के लिए किसी भी स्किल्ड होना, अपने क्राफ्ट को जानना, सीखना। पैशन से काम नहीं होता है, पैशन बहुत है मेरे पास, सीखना पड़ता है उस बारीकी को। आप पैशन से आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, उसके लिए आर्किटेक्ट की बेसिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक्टिंग चूँकि लाइफ से इतना सिमिलर काम है कि लगता है अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। जी। आपके साथ जो पढ़ रहे थे, आपके जो सहपाठी थे NSD के टाइम, उनका क्या रोल था आपके ग्रोथ में? आपके आसपास अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति है और आपके आसपास अगर बेवकूफ़ व्यक्ति है, तो दोनों की समान भूमिका होती है आपके ग्रोथ में। आप जो इंटेलिजेंट है आपसे ज़्यादा, आप उससे इंटेलिजेंस सीख लेते हैं, और जो लगता है कि मेरे से ज़्यादा मूर्ख है, उससे आप ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, और जो इंटेलिजेंट है उससे आप सीखते हैं क्या करना है। इसलिए आप अपने आसपास मूर्ख, तेज, बहुत तेज, सुर वाले, बेसुर वाले सबके होने ज़रूरी है। दुनिया ऐसे ही बनती है जी। तो हम जो भी बनते हैं उन किताबों से, उन पुस्तकों से। ख़राब किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अच्छे किताब की कीमत कहाँ से समझ आएगी कि अच्छा किताब क्या होता है।
तो जीवन में सुख का अनुभव तभी होता है जब आप दुख से गुजरे हों, दुख का अनुभव हो। आपके पास दुख का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए सुख बेकार है जी। सुख का कोई मतलब, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सुख चल रहा है। और उसका महत्व भी नहीं समझ पाओगे। महत्व तो बात की बात है, सुख का एक्सपीरियंस भी नहीं समझ पाओगे कि ये सुख का वक्त चल रहा है। तो वही है, सर्दियों के लिए गर्मियाँ ज़रूरी हैं और मानसून के लिए कड़कती धूप भी ज़रूरी है। तो जीवन मोरलेस ऐसा ही है। तो एनएसडी में आपके वक्त के बारे में बताइए, कैसा आपका तो एक्सपीरियंस था? सब किस्म के छात्र थे। 20 भारत के अलग अलग 15-16 राज्यों से आए हुए लोग थे। उसमें मणिपुर से थे, आसाम से थी एक लड़की, दक्षिण भारत से थे, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, यूपी से, कश्मीर से, लेह लद्दाख से। तो हम एक छोटी सी मिनी भारत एनएसडी में हम देखते हैं। 60 लोग होते थे हमारे समय पे, अब तो 25 हो गए हैं, तब पर सीट 60 ही होते थे 20 एक बैच में। तो 60 भारत के 60 अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग बोली से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग किस्म के खान पान से, पहनावे से आने वाले लोग थे। तो आम तौर पे हमें लगता है जो हमारी तरह पहनता नहीं है, हमारी तरह भोजन नहीं, यार ये खाने की चीज़ है, तुम क्या खाते हो, खाना ये है जो हम खाते हैं। तो जब आप उसके साथ रहते हो और समय गुजारते हो तो लगता है नहीं भाई, हम सब भिन्न हैं, बावजूद उसके एक हैं। तो आपकी स्वीकृति डाइवर्स कल्चर को लेकर, डाइवर्स फूड को लेकर, डाइवर्स पहनावे को लेकर बढ़ जाती है कि ठीक है, ये जीवन जीने का अलग अलग तरीका है, पद्धति अलग, पूजा की पद्धति अलग हो सकती है, आपकी अलग, मेरी अलग, उनकी अलग, और सब उचित है, सब सही है। जिसको जहाँ पीस और शांति का आभास हो जाए। तो क्या सवाल था, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मैं बोल रहा था एनएसडी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यही सब एक्सपीरियंस था कि हमने भारत के, अखंड भारत के एक उस 3 सालों में छोटा सा अनुभव दिल्ली में हमें करने को मिला। उसमें भी भारत सरकार का योगदान है क्योंकि सरकारी संस्थान है। तो समझ में आया कि अभिनेता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अलग अलग लैंडस्केप, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मैनरिज्म, अलग अलग बिहेवियर को जानना। क्योंकि अभिनय जो है, जितनी मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है उससे अधिक कुछ और है हमारे लिए। एक दर्शक के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट हो सकता है, अभिनेता के लिए एक्टिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है, वो बहुत कुछ है। हम वो बेहतर आदमी बनने का प्रयत्न है, प्रयास है। हम आज जैसे आदमी हैं उससे बेहतर बनेंगे। मसलन अटल जी की फिल्म करते हुए मैं जितना भी अच्छा आदमी था उससे और बेहतर अच्छा आदमी हुआ। क्योंकि अटल जी के रोल को पढ़ के, रिसर्च करके मुझे महसूस हुआ कि एक शब्द जो मेरा टेक अवे है कि आप आदमी को आंतरिक रूप से भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अंदर से डेमोक्रेटिक होने का क्या मतलब होता है? आप बताओ। अब इंटरव्यू दे रहा हूँ तो जरूरी नहीं है सब हम ही बताएंगे। नहीं, बिल्कुल कोशिश करता हूँ, आप बताइए कि मैं सही लाइन पे सोच रहा हूँ कि नहीं। कि डेमोक्रेटिक होना मतलब हर चीज़ को मेरिट पे इवैल्यूएट करना, जब भी कोई डिसीजन लेना है तो सभी का पार्टिसिपेशन मांगना। हाँ, पार्टिसिपेशन से बात कर सकते हैं, मेरिट पे नहीं कर सकते। सब इक्वल है और सबका पार्टिसिपेशन है उसमें। एक गाड़ी की मेरिट है कि वो 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक जा सकती है जी। तो वो आप चाहे 200 तक ना जाएं। डेमोक्रेटिक होना वो है कि इस रोड का लिमिट क्या है। यस। आपकी गाड़ी का लिमिट इम्पोर्टेंट नहीं है, इस सड़क का लिमिट क्या है स्पीड का। वही अंदर से डेमोक्रेटिक होना कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यू आपके मन में बैठ जाए कि कोई मेरी आलोचना करे तो मैं मन ही मन इस क्रोध न पाल लूँ। इसमें और एक चीज़ होती है राइट, कि एक एम्पैथी बिल्ड होती है अलग अलग लोगों के लिए। और फिर अगर आप एम्पैथी बिल्ड करते हो तो आप वो कैरेक्टर अच्छे से ग्रहण कर सकते हो, रादर देन एक जजमेंट से जाना उस कैरेक्टर की तरफ। बिल्कुल, कि हम बार बार हम लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें लगता है बाहर की चीज़ है, सड़कों पे ही और समाज में ही होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए। मुझसे मेरी बेटी या बेटा छोटा है उम्र में और वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो मैं सुनूंगा। उसके तर्क को मैं इसलिए डिसएग्री नहीं कर दूंगा कि तुम कुछ नहीं जानते हो, चुप रहो, तुम छोटे हो। औहदे की बात नहीं है ये। हाँ, उसको भी उतनी स्पेस दी जाए और सुनी जाए, और सुन के एक हेल्दी तार्किक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि देख बेटा, जीवन का अनुभव तेरे से इतना अधिक है मेरे पास। राइट। तो खैर, तो यही है आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि अब मुश्किल है मेरे लिए बहुत जल्दी बुरा किसी चीज़ पे बुरा मान लेना या नाराज हो जाना। छोड़ दो,
जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। तो एनएसडी से निकल के आप कितने टाइम में बम्बई आए और कैसे आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे उस वक्त? बम्बई तो आए थे मेरे ख्याल से 28-29 घंटे में, पश्चिम एक्सप्रेस उतना ही टाइम लेती है, तो दिल्ली से खुल के बॉम्बे आ गई थी। मैं मई में पास आउट हुआ और अक्टूबर में बॉम्बे आ गया, क्योंकि वो सैया भाई कोतवाल एक प्ले किया मैं, और उस प्ले के टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाटक बड़ा मुश्किल है मेरे लिए करना, तो मैं आ गया बम्बई कि चलते हैं बम्बई, अब जो होगा आगे का जीवन रोजी रोटी बॉम्बे में ही गुजारेंगे, यहाँ सरवाइव कर लेंगे। तो हम अभिनय करके सिर्फ अपना परिवार चलाने आए थे, कोई हीरो बनने नहीं आए थे, क्योंकि इसमें काम में मज़ा आता था। तो आपके परिवार को कन्विंस करने में कोई मेहनत की? नहीं, बिल्कुल किसी ने कोई विरोध नहीं किया, अब जाओ, बहुत ही फ्रीडम से। हाँ, जहाँ जाना है जाओ। बढ़िया। तो मुझे उसकी लड़ाई कभी नहीं हुई है। और बम्बई के पहले कुछ साल कैसे थे आपके? बहुत अच्छे थे। पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी, छोटा सा घर था, ज़रूरतें बड़ी सीमित थी, इच्छाएं अनंत नहीं थी, हीरो बनने में आया नहीं था, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो इन कारणों से डिप्रेशन, मनोरोग, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, गुस्सा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ज़रूरतें बड़ी सीमित करके आए थे। एक वन रूम किचन में मलाड में रहते थे, और वो इसलिए भी नहीं बोलता हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि ये कुछ सिंपैथी गेन करना चाहता है। तो मैं अपने स्ट्रगल के किस्से, आंतरिक स्ट्रगल रहा होगा, बाहरी भी रहा होगा, कि गर्मी में बाइक चलाना पड़ रहा होगा। उस समय एक बढ़िया कार नहीं थी, बढ़िया खराब भी कार नहीं थी जिसका एसी चला गया चला जाए जी। तो कुछ नहीं, ज़रूरतें कम थी, इच्छाएं कम थी, ड्रीम्स भी साधारण थे। मेरा कभी ड्रीम्स बहुत बड़ा नहीं हुआ है, खास करके मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। जी, मटेरियलिस्टिक का नहीं हुआ होगा, बट जब एक यंग एक्टर एनएसडी से निकलता है और अब वो सोच रहा है कि करियर बनाना है मुझे, और मुझे मेरी बेस्ट एक्टिंग करनी है, बेस्ट अभिनय बाहर निकालना है, तो वो भी एक स्ट्रगल होता है कि मैं क्या अपना बेस्ट काम कर पा रहा हूँ और कैसे मैं इसे बेहतर कर पाऊँ। मुझे पता था कि मेरे को 4-6 सीन के रोल ही मिलेंगे। कभी कभी विलेन, बहुत ऊंचाई तक जाऊंगा तो किसी फिल्म में विलेन बन सकता हूँ। तो आज जो हो रहा है ये नहीं सोचा था कि अटल जी की बायोपिक बनेगी और अटल जी का रोल मैं करूंगा, बैठ के ऐसे इंटरव्यू दूंगा, ये सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अटल जी की स्पीच 2 बार सुना हूँ पटना गांधी मैदान में, लाखों की भीड़ में एक खड़ा था बालक, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर बनूंगा। एक्टर बन गया तो ये सोचा ही नहीं था कि किसी दिन इन पे फिल्म बनेगी और मुझे भूमिका के लिए चुन लिया जाएगा। तो जीवन है, जीवन की स्क्रिप्ट बहुत निराली है और वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, और ना हो तभी उसका मज़ा है जी। ईमानदारी से अपनी यात्रा करते रहो, नियति को जहाँ जहाँ आपको पहुँचाना होगा, ले जाना होगा, ले जाएगी। तो हमारे करने से बहुत अधिक नहीं है, और हमारे दुखी होने से भी बहुत कुछ नहीं बदलेगा। जी, सही। इसलिए समभाव में रहो। इसीलिए आपने बिगनिंग में पूछा एक्साइटेड है, तो मैं कुछ बोला नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ। एक फिल्म है, ईमानदारी से मेहनत की है, मैंने प्रयास किया है कि अटल जी के सिर्फ इमिटेशन और मिमिक्री ना करूँ, उनके थॉट पकड़ूँ, राइट, उनके विचार पकड़ूँ, क्योंकि जो बाहरी चीज़ है, जो मूर्त है, वो एक दिन चला जाना है। हमारा शरीर है मूर्त, जो दिख रहा है, जो आकार जिसकी है, वो एक दिन गौण हो जाएगा, लेकिन हमारे विचार, हमारी कही हुई बातें, हमारी कृति रह जाएगी, राइट, जो कि चेतना है, जो मूर्त नहीं है, आकार के रूप में नहीं है। जो मैं जो बातें कर रहा हूँ और जो हमारी आपकी बातें कोई बच्चा सुनेगा कुकू एफएम पे, तो इससे जो वो महसूस करेगा वो रह जाएंगी, हम और आप चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने वही प्रयास किया है कि अटल जी को इमिटेशन और मिमिक्री ना करके महसूस करवाऊं, उनके विचार आप समझें और उस विचार से उस व्यक्तित्व को जानें कि क्या व्यक्तित्व थे वो। जी। बस मैंने ट्रेलर देखा अटल जी का और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं फिल्म देखने के लिए। आप ना हो चाहे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एज एन ऑडियंस। मैं भी एक्साइटेड हूँ उस प्रतीक्षा के इसके लिए कि लोग क्या राय देते हैं, क्रिटिक्स भी और आम दर्शक भी। हालांकि कई बार मुझे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है क्रिटिक्स और आम दर्शक की राय, क्योंकि
अगेन वो लोकतांत्रिक मामला है, किसी को बहुत पसंद आ जाए, किसी को ना भी पसंद आए, जी। दोनों का स्वागत है। तो जब दोनों का स्वागत है, पसंद नापसंद का, फिर राय मायने नहीं रखती है जी। कि आपने क्या दी, आप पसंदगी दी या नापसंदगी दी। खैर, आज जीवन बदल ही दूंगा इस कमरे में बैठे सब लोगों का। कैसी बातें करता हूँ मैं खुद को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूँ, खुद को जानने में लगा हूँ। क्या सच में मैं इतना लोकतांत्रिक हूँ? क्या सच में मैं इतना विनम्र हूँ? और ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूँ ये कि एक पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता है, जो सिनेमा में काम करता है, दिखता है, दूसरा पंकज त्रिपाठी जो इंटरव्यूज में ये और मैं ऐसे ज्ञान की बातें करता है, तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि यार क्या ये सच में ज्ञानी व्यक्ति है, सच में विनम्र है, या कि कोई चीज़ है जो मुझसे अभिनय करवा रही है। तो हमारे क्या आप अभी भी अभिनय कर रहे हो, या क्या आप सच में पंकज त्रिपाठी हो इस वक्त पे? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अभिनय तो नहीं कर रहा हूँ शायद, क्योंकि मैं नहा धोआ के घर से आया हूँ ये सोच के कि इंटरव्यू करना है, यहाँ के कपड़े भी बदले हैं, तो लेकिन क्या पता हम सभी लोग अभिनय ही कर रहे होते हैं हमेशा। दुनिया तो वैसे शेक्सपियर बोल गए हैं रंगमंच है, आप होस्ट का, मैं गेस्ट का, अभिनय ही तो कर रहे हैं। राइट। इस अभिनय में अपने जीवन का एक्सपीरियंस में साझा कर रहा हूँ, जो किसी एक आपके श्रोता के काम आ जाए, उसके थिक और थिन वक्त में ये सहारा दे दे ये बात। जी बिल्कुल। तो आपने अटल जी की स्पीचेस अटेंड की थी, आपने बताया, तब के बारे में कुछ याद है? क्या प्रभाव छोड़ा था उन्होंने आप पे जब उनकी स्पीचेस आपने देखी थी? तो बहुत प्रभावशाली होती थी उनकी बातें, इसीलिए इतने वो पॉपुलर नेता थे, बहुत थे, और उनको सुनने लोग आते थे, भले उनके राजनीतिक दल से जुड़े हों ना जुड़े हों, पर एक व्यक्तित्व में एक भाषण की कला होती है, बोलने की कला होती है, वो कमाल की थी। इसलिए कि वो पोएट थे, कवि थे, शब्दों का और वो भाव पहुंचाने के तरीके उनके पास अद्भुत थे, कि उनके 30-30 मिनट के पॉजेज थे बाद के दिनों में, और लोग वो होल्ड कर रहे हैं कि आगे क्या बोलने वाले हैं। कुछ विलक्षण व्यक्तित्व होती हैं जिनमें वो सम्मोहन की ताकत होती है कि आप सुनते हो, लेकिन उसके पीछे बहुत तैयारी होती है, बहुत पढ़ाई लिखाई होती है, जीवन को बहुत करीब से देखने का अनुभव होता है। अटल जी ऐसे नहीं बनते हैं। यही फिल्म में दिखेगी कि अटल जी कैसे बनते हैं। इसीलिए वो इमिटेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो भाव है, वो जर्नी है, वो व्यक्तित्व है, जो आज की पीढ़ी को देखे और इंस्पायर हो कि हमारे यहाँ ऐसे लेजेंडरी व्यक्तित्व हुए हैं। ये इमिटेशन को आपने लैंड कैसे किया कि मैं इतना करूंगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल है। उसका मेजरमेंट लेना कि इतना ही करूंगा, इतना नहीं करूंगा। एक है कि हाव भाव थोड़ा रखें, कि थोड़ा रखें कि वो मैनरिज्म, वो हाथ का जेस्चर, वो पोस्चर, वो आकृति, बाहर जिसको आहार्य अभिनय कर, आंगिक अभिनय कहते हैं। राइट। तो आंगिक पार्ट न मेरी तरह हो, न हूबहू उनकी तरह हो, लेकिन कुछ थोड़ा अलग हो। तो बाकी उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। कि अब मैंने इस फिल्म में अटल जी के व्यक्तित्व को 3 हिस्सों में अपने स्तर से बांटा। एक अटल जी जिसको मीडिया ने नहीं देखा है, एक अटल जी जिनको मीडिया ने, रैलियों में, भाषणों में मीडिया ने और पब्लिक ने सुना है और देखा है, एक अटल जी जो कवि हैं, जो लिखते हैं। तो एक साधारण अटल, एक बच्चा जो ग्रोइंग एज में है, पढ़ रहा है, समझ रहा है दुनिया को, एक वक्ता अटल, और धारदार जुझारू नेता अटल, और तीसरा व्यक्ति अटल कवि। जब वो मंच के सामने, मीडिया के सामने नहीं होता है, तो वो आपस में अडवाणी जी से, अपने परिवार में किसी से कैसे बातें करते होंगे, उसका तो रेफरेंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास रेफरेंस है तो वही है जो रैलियों का है, जो इंटरव्यूज के हैं, स्पीचेस का है। तो जब आप, ये संभव है, जो भी हम पिछले दिन, कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे कि एक्टिंग क्या पता मैं कर रहा हूँ, मैं कितना भी रियल बात कर रहा हूँ, पर मुझे सेंस तो है कि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। ये बात जो आज हम कर रहे हैं उसको दस्तावेज किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रहेगी आर्काइव में। तो फिर बड़ा मुश्किल है उस मेजरमेंट को कर पाना कि हम कितना अभी परफॉर्म कर रहे हैं और हम कितना अभी हम रियल हो रहे हैं। जी, आप को अटल जी के बारे में, जब आपने उनका रोल ग्रहण किया, तो और क्या आपने जाना अटल जी के बारे में इन द जर्नी, और
उससे आप पे क्या प्रभाव आया एज अ बहुत पर्सन? कुछ जाना, बहुत कुछ जाना। मैं भी एक किताब लिख सकता हूँ। और मुझ पर प्रभाव आया, जो मैंने अर्लियर बोल चुका हूँ कि मैं ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया भीतर से। मुझ में संवेदना पहले भी थी, ऐसा नहीं थी, पर संवेदना करुणा का स्तर मेरा थोड़ा और बढ़ गया। और बतौर व्यक्ति थोड़ा तो बदलाव हुआ ही है मुझ में, जो आगे के जीवन में, आचरण में, यह संभव है कि सिनेमाओं के चयन में भी दिखेगा। आपकी जैसी पर्सनालिटी है और आप जिस तरह के विचार रखते हो, कभी कभी उससे एकदम विरुद्ध आपको कैरेक्टर्स प्ले करने होते हैं, जैसे कालीन भैया है, तब उसको ग्रहण करने में, वो रोल जीने में, अगर आप जैसे बोल रहे थे कि उन महीनों में मैं वो रोल होता हूँ, राइट, तो वो जब आप रोल जीते हो तब आपको कोई मॉरल एम्बिग्विटी या कोई चैलेंजेस फील होते हैं? चैलेंजेस तो फील होते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है। जी। बट अगेन मैं कल्पना करता हूँ कि अगर मैं ये होता तो क्या होता। एक्टिंग में एक शब्द है मैजिक इफ, यदि मैं ये होता। तो मैं पूर्वांचल से आता हूँ, कालीन भैया जहाँ से आते हैं, वहाँ की राजनीति, वहाँ का वर्चस्व, वहाँ का दबदबा, वहाँ के हायरार्की का गेम, ये सब मैं जानता हूँ, बहुत देखा है, सुना है। तो हालांकि वो एलिमेंट मुझ में नहीं है। मैं किसी मक्खी को भी हर्ट करने का पहले 10 बार सोचूं कि यार नहीं जी, छोड़ दो। तो वो दुनिया से वाकिफ़ हूँ, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं ये होता तो क्या करता। मैं अभिनेता नहीं होता, मैं अगर गैंगस्टर या बाहुबली होता तो फिर कैसी एक्टिंग करता। जीवन में तो अभिनय चल ही रहा होता है। तो मैं वो कल्पना कर लेता हूँ और कर लेता हूँ। और मोरल कंपास मेरा, चूँकि बतौर मेरा पेशा एक्टिंग का है, मैं किसी वक्त पे श्रद्धेय अटल जी का रोल करूँगा, किसी वक्त पे एक अपराधी का रोल कर सकता हूँ, किसी वक्त पे एक बुरे अच्छे, चोर उचक्के, साहित्यकार, कलमकार, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी मुझे मिल सकता है और कुछ भी मुझे करना पड़ेगा। मेरा पेशा मुझे अलाउ करता है। तो बतौर एक्टर तो मुझे हर किस्म का अनुभव और तैयारी रखनी चाहिए करने के लिए। हमेशा अच्छे आदमी का ही रोल नहीं करेंगे। एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि एक्टर्स बहुत लकी है कि उनको जो अपनी अगली साइड्स है, जो मेरे अंदर जो गंदगी है, वो भी जीने मिल जाती है विदाउट एनी हार्म टू सोसाइटी। ऐसा आपको फील होता है? और वो जीने में समझ में आ जाता है कि भाई ये कितना नुकसानदायक है। ये अगली साइड व्यक्ति है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, लस्ट है, सब है। बिल्कुल। हम बतौर अभिनेता परफॉर्म करते हैं, उनसे एक्सपीरियंस करके गुजरते हैं, तो समझ में आता है कि यार इसने ईर्ष्यावश इस आदमी, इस कैरेक्टर के साथ ऐसा धोखा दिया। तो लगता है कि नहीं यार, ये तो गलत है, वो आदमी अपने ये ठीक नहीं किया। इसी कारण से अभिनेता का काम है हर किरदार उसको थोड़ा बेहतर आदमी बनाते जाता है। क्योंकि आप एक आम आदमी अपना जीवन जीता है, हम 100 लोगों का जीवन जीते हैं जी। तो जब 100 लोगों का जीवन जीते हैं तो दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा, ईर्ष्या, लोभ, लालच सबको परफॉर्म करते हुए हमारे बेहतर थोड़ी सी बदलाव होती है कि नहीं गुरु ठीक है। आपके करियर में जब इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स आने लगे, तब उसका क्या प्रभाव हुआ आपके लिए? अपॉर्चुनिटीज़ में चेंजेस आए? बहुत आए। मुझे याद है OTT ने पहली बार होर्डिंग लगाया, मैं देखा बहुत बड़े पैमाने पे कालीन भैया की होर्डिंग्स लगी थी। जी। तो मैं बोला अच्छा इतना, वो रोल लकीली पॉपुलर भी हो गया। होर्डिंग लगने से कुछ नहीं होता है, होर्डिंग तो बहुत लगते हैं, लेकिन वो जनता को भी वो किरदार भा गया। तो OTT ने कर बहुत बड़ी, OTT ने हमारे जैसे बहुत सारे अभिनेताओं को, मुझे ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और आम जन तक पहुंचाया, एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया, इंटायर द ग्लोब, 203 कंट्री में। उसका प्रभाव फिर फिल्मों में दिखने लगा कि फिल्मों में मैं अच्छे रोल मिलने लगे। मैं किसी से, मेरा फिल्म इंडस्ट्री में किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है, पर जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, समझा है, उसी को बता रहा हूँ आपको कि OTT ने बहुत स्पेस दिया है बहुत एक्टर्स को और अच्छा काम हो रहा है। अब ये भी है कि वहाँ भी थोक भाव में इतने काम हो रहे हैं कि उसमें धीरे धीरे एवरेज पना आएगा ही। तो वो तो है, वो तो हर ट्रेड का किस्सा है, जो चल जाता है फिर उसी में भीड़ लग जाती है। कभी मन करता है कि थिएटर वापस जाऊँ और बहुत किरदार निभाऊँ? बहुत मन करता है थिएटर करने का, मुझे बहुत मन करता है। मैं हो सकता है सोच भी रहा हूँ कि अगले साल से एक नाटक करूँ। अब मेरे लिए ग्रुप का नाटक बहुत मुश्किल लग रहा है कि 10 एक्टर के साथ करना, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहूँगा, उन सबको जोड़ना। तो फिर मेरे मन में आया कि कुछ छोटा प्ले करें 2 एक्टर का या अकेले का।
तो कुछ तो चल रहा है मन में, 1-2 साल में करूँगा। आपके कंटेम्पररीज में से आप किसका काम एडमायर करते हो, लगता है कि हाँ यार ये सही काम करता है, देख के मज़ा आता है और काश मैं इस तरह का कर सकता काम, वैसा फीलिंग आपको कोई कंटेम्पररी देते हैं? नहीं, बड़ा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ कुछ नहीं देखता हूँ। पर जैसे 3 ऑफ अस आई थी अविनाश वाधूमल की फिल्म, तो उसमें स्वानंदा जयदीप थे, वो कहानी मैं सुनी थी और बहुत पसंद थी मेरे। तो वैसे ही मुझे लगता है वो लोग कमाल किए होंगे, फिल्म मैंने देखी नहीं है। तो मुझे थोड़ी इंडिपेंडेंट स्पेस की फिल्में जो इंडी की फिल्में होती हैं या जो रीजनल भाषाओं में होती हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला की, वह उन भाषाओं की भी थोड़ी मेन स्ट्रीम नहीं, वो फिल्में अच्छी लगती हैं। मंडेला आई थी वो पिछले साल तमिल की, तो वो देखता हूँ और अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। बट हिंदी काम में बहुत कम देखता हूँ। मुझे याद नहीं 2 साल में मैंने हिंदी में क्या देखा है। आपने एक बात कही कि इंडस्ट्री में ना मेरे दुश्मन है ना मेरे दोस्त है। दुश्मन नहीं है, समझ सकते हैं कि अच्छा आपका रिलेशनशिप है सबके साथ, बट दोस्त ना होना एक कॉन्शियस डिसीजन है या बस ऐसे हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि दोस्त नहीं है, मतलब मेरा ऐसा वो दोस्ती नहीं है कि मैं रोज़ उनसे बात कर रहा हूँ, रोज़ वही बहुत हैं। मैं जिन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करता हूँ, मेडॉक फिल्म के साथ 4-5 फिल्में हो गई, एक्सेल के साथ 4-5 प्रोजेक्ट हो गए, तो अभी विजक्राफ्ट के साथ किया, टोनी दा, विराट सरकारी। मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर मैं बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं रह पाता हूँ। मुझे फ़ोन कॉल पे किसी से 10 मिनट बात करना मुश्किल है। मुझे याद नहीं कि पिछले 2 साल में मैंने 10 मिनट फ़ोन पे कब बात की है। मैं 1.5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पे मुझसे बात नहीं होता है। एक दिल्ली का लड़का है, जर्नलिस्ट है, उसको कभी कभी साल में 2 बार कॉल करूंगा तो आधा घंटा बात कर लेता हूँ, बाकी मुझसे फ़ोन पे बात नहीं होती है। मैं रात को जल्दी सोने वाला आदमी हूँ, तो मैं फिल्मी पार्टियों में कहीं पे गेट टुगेदर में मुझे लगता है मेरी नींद बर्बाद हो जाएगी। मुझे 11, साढ़े 11, 12 बजते बजते मेरा हालत, मेरी बॉडी काम नहीं करती है। अभी स्त्री 2 में नाइट शूट करके आया हूँ और मैं परेशान हो गया था, परेशान। अब मैंने कान पकड़ लिया, अब मैं नाइट शूटिंग करूँगा ही नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरी बॉडी नहीं अलाउ करती है। कि एक तो मैं, अब दोस्ती होने के कुछ तो वजह चाहिए ना, कि या तो आप साथ बैठें, रोज़ बातें करें, गेट टुगेदर पार्टियों में जाएं, हम वो कुछ करते नहीं हैं। सबसे बात होती है, 4 महीने फ़ोन कर दूंगा, क्या हाल है भाई, तुम्हारी याद आई, जिसकी याद आई उसको मैं फ़ोन करके 1 मिनट बात कर लेता हूँ। हमको बोला जाता है कि एक्टर्स बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, अटेंशन सीख करते हैं, अप्रूवल सीख करते हैं ऑडियंसेस का, और फिर लेट नाइट पार्टीज भी जाना पड़ता है रिलेशनशिप बनाने के लिए, इतने सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ होते हैं उसके लिए। तो आप उस चीज़ को फील नहीं करते हो? मैं इनसिक्योर बिल्कुल नहीं हूँ। कालीन भैया का ही संवाद है कि व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। तो फिल्म इंडस्ट्री हमारे हिसाब से चलेगी। हम पहले चल चुके हैं, जब काम नहीं मिलता था तो उन्हीं के हिसाब से चलते थे। तो नहीं, वो मेरी मतलब शारीरिक परेशानी है कि मैं रात को नहीं जग सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में, मुझे बात करने में ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं क्या बात करूँ। मैं कपड़ों पे बात नहीं कर सकता, मैं स्टाइलिंग पे, मैं बॉडी बिल्डिंग पे बात नहीं कर सकता, मैं डाइट क्या चल रहा है, कीटो फीटो, इस पे। तो मेरे पास ये सब मसले हैं लिटरेचर के, और लिटरेचर पे बात करने वाले लोग कम हैं। मैं किसानी पे बात करना चाहता हूँ, जीएम क्रॉप का क्या चल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कितनी सीड्स भारत में आ गई हैं। हमारी इंडस्ट्री में इस पे, जीएम क्रॉप पे और इन्वायरमेंट को लेके बात करने वाले लोग हैं ही नहीं, कि पर्यावरण में वो ग्लोबली दुनिया में, भारत में क्या हो रहा है। राइट। तो मेरे इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट वैसे हैं जो किसी से मैच नहीं होते हैं। अब मैं बिना ब्लैंक होके, बिना मतलब का मुस्कुराऊं, इससे बेहतर है नींद भी आती है तो छोड़ दो। तो मैं नीरस आदमी हूँ, जितना सरस एक्टर हूँ ना उतना नीरस आदमी हूँ। ऐसे रॉबर्ट डिनीरो को के बारे में भी कहते हैं बहुत ही नीरस आदमी है, सब कुछ वो ऑन स्क्रीन के लिए रखते हैं, अपने अंदर जो ड्रामा है। नहीं, मैं ऑन स्क्रीन के लिए नहीं रखता हूँ। मैं जो सब कुछ है वो चिड़ियों के लिए रखता हूँ और आसमान के लिए रखता हूँ। मुझे नेचर बेहद पसंद है। पंकज जी, थोड़ा बताइए इसके बारे में कि आपको सफलता मिली थोड़ी लेटर एज पे। हाँ, वो कैसा फीलिंग है कि यार मैं अभी तक अच्छे पैसे कमाना शुरू नहीं किया है, मैंने अभी तक मैंने जितना सोचा था कि मेरे पास जितनी प्रतिभा है वो मुझे दिखाने का मौका नहीं मिला है। उन चीज़ों के को फेस करते वक्त
आप अपने आप को क्या कहते थे, क्या सोचते थे? कभी ऐसा सोचा ही नहीं यार। हालांकि वो पैसा जितना मिले वो कम ही लगता है, अभी भी मुझे लगता है मुझे कम दे रहे हैं लोग, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, इन चीज़ों में पड़ा नहीं। जहाँ था, जितने में था, संतुष्ट था, काफ़ी संतुष्ट था। तो आपका एम्बिशन आता कहाँ से? अगले दिन जाके मेहनत करके काम करना, रात को जाग के स्त्री 2 के लिए शूट करना, एक कैरेक्टर के लिए तैयारी करना, ये सब एक संतुष्ट आदमी की तो साइन नहीं है। कई बार मेरा मन करता नहीं जाऊँ सेट पे आज। हाँ, मैं सिर्फ कमिटमेंट के लिए जाता हूँ कि मैंने कमिटमेंट किया है, फिल्म लिया है, आज शूटिंग प्लान है, 4 एक्टर का डेट है, लोकेशन लॉक है, मैं नहीं जाऊँगा तो प्रोड्यूसर का नुकसान होगा बहुत, और ये कमिटमेंट के प्रति वादा खिलाफी है। मुझे कई बार मन आता है कि आज छोड़ दे, आज छुट्टी हो जाती, घर में रहता, मैं नहीं जाता। असल में मैं शायद ये भी कारण है कि मैं ओवरवर्क हो गया हूँ पिछले कुछ दिनों से, इस वजह से भी ये अब थकान हो रही है मुझे। तो मैंने सोचा अभी अगले जब थिएटर करूँगा तो गैप लूँगा सिनेमा से। अब मेरी स्थिति है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए फिल्म नहीं कर सकता हूँ कि पैसे मिल रहे हैं तो एक्साइटमेंट के कारण पैसे हो सकते हैं, नहीं, अब नहीं हो सकते। एक समय थे, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब मुझे वो स्क्रिप्ट जगाना चाहिए, वो स्क्रिप्ट मेरे को इंस्पायर करे और सुबह उठ के और तैयार होके जाने पे बाधित करे, तो वो स्क्रिप्ट चाहिए। उस स्क्रिप्ट के लिए अब मुझे प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो अगर कल आपकी फिल्म सुपर सक्सेसफुल हो गई, मैं अटल हूँ, और आपको ऐसे रोल्स आने लगे जो आपको एक्साइट करे, तो फिर आपके पास और भी कम टाइम होगा। नहीं, मैंने सोचा थिएटर है, भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैंने सोच लिया है 3 काम करूँगा। एक वो जो बाजार चाहता है मुझसे करवाना, एक वो जो मैं चाहता हूँ करना, और एक OTT का ढंग का कोई सीरीज। साल में 3 ही काम करूँगा, ऐसा सोचा हूँ। ये कितने दिन संभव होगा मुझे नहीं मालूम, बट सोचा हूँ तो संभव हो ही जाएगा। मैंने जीवन में जो जो सोचा है ना आज तक, 47-48 का हो गया, सब किया हूँ। मैं 10वीं क्लास में सोचा था प्रेम विवाह करूँगा, गांव का पहला लड़का हूँ जिसने प्रेम विवाह किया। मैं 11वीं ग्रेजुएशन में सोचा एक्टर बनूंगा, हिंदी मीडियम का, गांव में पला बड़ा लड़का जिसने हिंदी सीखी है। मेरी मदर टंग भोजपुरी है, मैं हिंदी मैंने सीखी है। मुझे याद है नुक्ता का एक ज़मीन बोलना था कहीं पहले दूसरे प्ले में, और मुझे एक टीचर जो थिएटर के थे बार बार बोले ज के नीचे देखो क्या है। मैं बोला कुछ नहीं है, कुछ देखो गौर से। मैं बोला थोड़ी स्याही गिर गई है। तो वो सर पकड़ लिए कि अरे स्याही, नुक्ते को बोल रहे हैं स्याही गिर गई है। मुझे नहीं मालूम था जी, और इसमें कोई बुरी भी बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, क्या दिक्कत है। बिल्कुल, भाषा का मूल पर्पस है कम्युनिकेशन। बिल्कुल, मेरी बात आपके समझ में आ गई। उसमें उच्चारण की त्रुटि तब मैं मानूंगा जब कोई उस लिटरेचर का स्कॉलर हो। हिंदी के प्रोफेसर अगर हिंदी गलत बोलें तो फिर ठीक नहीं है। सही बात है, क्योंकि उनका काम है हिंदी सिखाना। हिंदी सिखाना जी, एक डॉक्टर अगर हिंदी गलत बोल दे, अंग्रेजी गलत बोल दे तो फिर ठीक है ना, उसका पेशा वो लिटरेचर का टीचर नहीं है। जी, तो मैंने हिंदी वैसे सीखी है। पहले भोजपुरी में सोचते थे क्योंकि 10वीं क्लास तक मैं भोजपुरी स्पीकिंग इलाके में रहा हूँ, जी, तो सबसे उसी में बात करनी है, घर पे, बाहर, स्कूल में। तो कल एक शब्द आया था मुझे जो भोजपुरी का शब्द है, बौक। बौक। बहुत दिन बाद सुना मैं पढ़ा कहीं बौक। मैं सोचने लगा कि यार इसका कितना कम, इसका सदुपयोग भोजपुरी इलाके में भी नहीं होता है। क्या मतलब होता है ये शब्द का? जो बोल नहीं पाता हो उसको बौक बोलते हैं। बौक, बौका। एक अलबला, बहुत अलबलाता है वो। अब अलबलाता है का की मीनिंग मतलब जो अलबल करता हो, बहुत मुश्किल है अलबल करने को समझाना। मतलब जो कुछ भी इधर उधर की बातें करे फालतू में, अलबला है, जिसको खुद ही पता नहीं है कि मैं निकला हूं और मैं बाएं जाऊंगा कि दाएं जाऊंगा रोड पे जाने के बाद। खैर, क्या बातें हो रही थी, क्या होने लगी। नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब जब गांव जाते हो, अब आप कभी गांव जाते हो वापस अपने? बिल्कुल, हर 4 महीने। कैसा लगता है अब जब गांव जाते हो? जो 12वीं के बाद आपने गांव छोड़ के अच्छा लगता है। गांव बदल गया है, हर बच्चे के हाथ में दातुन की जगह अब टूथब्रश आ गया है, और स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है। चूँकि गांव में 4G प्रॉपर नहीं है, तो रात को जब 10 बजे मैं वॉक करने, गांव के पीछे नदी है बैक साइड में, उधर जाता हूँ, तो नदी पे छोटे छोटे 2-3 पुलिया हैं। उन पुलिया पे मेरे गांव के अधिकतर बच्चे अपना 5G 4G खोल के सर गड़ाए होते हैं रात को 10 बजे। तो गांव काफ़ी बदला है।
मुझसे मिलने फ़ोटो खिंचाने बहुत लोग आते हैं आसपास के, दूर दूर तक 60-70 किलोमीटर से। तो दिन भर मुझे घर के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। थक के मैंने भी सोचा कि एक स्टैंडी बनवाता हूँ अपना प्लाईवुड से कट करा के, और उसको घर के बाहर लगवा देंगे जब जाएंगे तो लोग उसी का जो आए भैया उन्हीं के साथ ले लो फोटो, क्योंकि हम जाते हैं माँ बाप से मिलने, पिताजी तो अब रहे नहीं, और मैं दिन भर दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता हूँ। सिर्फ खाने के लिए अंदर जाऊँगा, खाऊंगा, माँ से खाते समय जितनी खाने से संबंधित बात हो गई, फिर आता है कि भैया वो फलाना जी 10 ठो आके खड़े हैं, 12 ठो लड़के कहाँ से आए हैं। अब लगता है इतनी दूर से उम्मीद बांध के आए हैं और मैं तस्वीर न लूँ। मैं अक्सर किसी सामूहिक पब्लिक कार्यक्रम में जाने से बचता हूँ, और मैं अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करता हूँ। पिछला 2 यात्रा मेरी एयरपोर्ट की बरसोवा से एयरपोर्ट मेट्रो में हुई है। मास्क लगाया, टोपी लगाया, चश्मा पहना, पब्लिक में बैठ के चले गए, कोई नहीं पहचानता है। पब्लिक कार्यक्रम में इसलिए बचता हूँ जाने से कि हर कोई तस्वीर चाहता है, और जब नहीं, आप संभव नहीं है 500-1000 लोगों को फ़ोटो दे पाना सेल्फी, और जब नहीं दे पाते हैं तो मन में मलाल होता है कि यार आज 200 लोगों की चाहत को पूरा नहीं करके आया हूँ, तो दुख पहुँचता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों में जाओ ही मत, जहाँ कोई सेल्फी लेना चाहे और तुम दे ना सको। इससे बेहतर है चुपचाप वाली जो मैं यात्रा करता हूँ, मास्क लगा के मेट्रो में, ट्रेन में, ऑटो में, जो कोई नहीं पहचानता है, और मैं हैप्पीली पूरी दुनिया घूम के आ जाता हूँ, वो फिर भी ठीक ऑप्शन है। दूसरे में दुख मिल लगता है कि आप चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तभी तो फ़ोटो लेना चाह रहे थे। शायद आपसे मिलके कोई और यंग पर्सन को मन हो जाए कि मैं एक्टिंग का करियर पिकअप कर लूँ और पंकज त्रिपाठी जी जैसा काम करूँ और मेरे गांव से निकल के मेरा नाम करूँ। तो ये चीज़ आपको कितना मोटिवेट करती है कि आप यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है एक्टिंग पेशे की। मैं कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता हूँ, कोई एक्टर वाले तेवर और आचरण मेरे नहीं है, बट ये चीज़ मुझे भाती है कि मेरी जर्नी, मेरी कहानी, मेरी बातें बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा होगी, नॉट एक्टर बनने के लिए, लाइफ में जो भी करना चाहते हैं तो उनको होप देगी मेरी जर्नी। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। यूपीएससी भी किया जा सकता है, एक्टर भी बना जा सकता है, बिजनेसमैन भी बना जा सकता है, लेकिन प्रॉपर चैनल, प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे जाके इंस्पिरेशन ढूंढने के पहले उस व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन कर लो जो व्यक्तित्व इंस्पायर करने के लिए वहाँ मिल रहा है आपको, कि क्या ये सच में प्रेरणा देने वाले हैं कि प्रेरणा देना ही इनका पेशा है। अभी ना देश में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनने लगी है जो हमारे ग्रेट लोगों के बारे में है, उन्होंने जो ग्रेट काम किया है उसके बारे में है। ऐसा क्या हुआ है हमारे देश में कि अब इतनी सारी फिल्में ऐसी बनने लगी है या शोज़ बनने लगे हैं, और उससे यंगस्टर्स क्या सीख सकते हैं? देखिए, अब बतौर सिनेमा हम लोग भी हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों का इन्फ्लुएंस होता है। हो सकता है बायोपिक का चलन इधर चालू हुआ है, पहले हमारे यहाँ बायोपिक्स कम बनती थी लेकिन कम बनती थी। मुद्दा बेस्ड फिल्में भी बहुत बनती थी, पहले भी बनती थी। पहला लाइट सिनेमा बोल के था जिसके दर्शक बड़े लिमिट थे, कम थे। तो हो सकता है कि इधर वो बायोपिक का चलन बढ़ा है, या रियल लाइफ इंस्पिरेशन की कहानियाँ बढ़ी हैं कि उससे लोग रिलेट हों, प्रेरणा लें। अब दशरथ माझी एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहाड़ काट दी, उस पर माउंटेन मैन माझी बनी। तो एक तो लोग को प्रेरणा मिलती है कि भाई असंभव कुछ भी नहीं है, एक व्यक्ति ने ऐसा जीवन जिया है जो असंख्य लोगों को प्रेरणा दे सकती है, तो इसलिए बायोपिक बनती होंगी। पिछले 15 सालों में बतौर सिनेमा हम काफ़ी ग्रो हुए हैं। हालांकि ये अलग ये है कि हिंदी में और यूपी बिहार में थिएटर के नंबर्स कमे हैं, सिंगल स्क्रीन कम हुए हैं, दक्षिण के हिस्सों में ज़्यादा बढ़े हैं जी। तो बट अगेन अब स्क्रीन टीवी से मोबाइल तक आ गया, जेब तक आ गया सिनेमा। आपको पहले सिनेमा देखने कहीं जाना पड़ता था, अब सिनेमा कह रहा है कि मैं आपके जेब में ही हूँ, कहीं नहीं जाना है, जेब में हाथ डालो तो निकालो, ऐप पे आ जाओ। तो ये बायोपिक्स के लिए वही है कि इंस्पिरेशनल कहानियाँ हैं, एक इंटरेस्टिंग लाइफ है। आज की युवा पीढ़ी अटल जी को शायद नहीं जानती होगी कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं देश के लिए और क्या व्यक्तित्व था उनका। और वो राजनीति का आज के दौर में राजनीति थोड़ी कटुता भरी हो गई है। वहाँ सिर्फ मतभेद नहीं, मनभेद हो जाते हैं, व्यक्तिगत कमेंट करने लगते हैं लोग एक दूसरे पे, नॉट नेता, कार्यकर्ता भी जी। आप ट्विटर पे जाके देखिए, बिल्कुल, अटल जी का क्या व्यक्तित्व था,
कि वो अपने विरोधी का, प्रतिपक्ष का, आपको सबका उतना ही सम्मान करते थे और उनके बड़े बिरले आपको मिलेंगे विरोधी उस दौर में। आज के दौर में तो जो नहीं जानता है उसको तो भाई उसको तो लगता है ये पार्टी की लाइन फॉलो करनी है, ये पार्टी वो पार्टी। आज के लोगों को तो लगता है कि पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। ऐसे ही, हाँ, बट नहीं, वो देखो सामाजिक बदलाव है, समय जो है ना, समय का चक्र है, जैसे जैसे समय चलता है समाज बदलता है। कभी हम आपके हैं कौन जैसी पारिवारिक फिल्में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती थी, परिवार में देखा हूँ बैलगाड़ी में गाँवों में लद के 10 किलोमीटर जाते हुए परिवारों को, और अब आप ब्लॉकबस्टर आजकल कैसी कैसी एक्शन फिल्में होती हैं जी। तो समय है, वो ऑडियंस का समय बदला है और स्वाद बदला है, कुछ तो बदला है। ओके, आखिरी सवाल। हाँ, ऐसे कौन से किरदार है जो आपको प्ले करने हैं फ्यूचर में, जो आपको एक्साइट करते हैं कि मुझे इस तरह का किरदार प्ले करना है, कोई मुझे इस तरह का किरदार दे दे, ऐसी कोई आपकी महत्वाकांक्षा है? मैं अपने सिवाय किसी और जेंडर का रोल करना चाहता हूँ। अपने बचपन में भी किया है, वो तमन्ना है जो अभी तक किया नहीं हूँ। बाकी तो मैं बहुत सारा कोई ड्रीम रोल और तमन्नाएं नहीं पालता, जो रोल आ गया उसी को ड्रीम बना लेता हूँ। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने अपना टाइम दिया। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी लग रही है मैं अटल हूँ। मैं होप करता हूँ कि पूरा देश जाके देखे और जाने अटल जी की कहानी पंकज जी की ज़ुबानी। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद आप सबों का ये बातचीत सुनने के लिए, और सुन चुके हो तो अब चले जाओ नज़दीकी सिनेमा घर में।